दो वेक्टर्स को क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान के चलो, बराबर है। अभी अभी ऑब्वियसली अगर दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है, ऑब्वियसली टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान के चलोगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको, ये आपकी पहली साइड है, मतलब ये आपका फर्स्ट वेक्टर है टेल हेड, बराबर। लेट्स से कि ये आपका ए वेक्टर है और मान के चलिए आपका क्या है, बी वेक्टर है, ये इसका टेल और ये वाला इसका क्या है, हेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो मैंने इन दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी इन दो वेक्टर को अगर एडिशन करना है तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो दो वेक्टर्स है, बराबर, ये फर्स्ट वेक्टर है और लेट्स से ये आपका सेकंड वेक्टर है, तो इसको क्या मान के चलो, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल मान के चलो, और इसको क्या मान के चलो, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल मान के चलो, ठीक है। और बराबर, तो अभी ऑब्वियसली ये तो दूर दूर रखे हुए ना, मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे को इनको जोड़ना है तो जब भी आप इन दो वेक्टर्स को टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान के चलोगे तो इनको कैसे जोड़ना है, सेम ऑर्डर में जोड़ना है। मतलब पहला वेक्टर का जहां पे हेड है, दूसरे वेक्टर का वहां पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, और इसका टेल ये है और इसका हेड ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या कर देते थे हम, पैरेलल शिफ्टिंग करवा देते थे इसकी, तो ये चला जाता आपका यहाँ पे, तो ये बन गया आपकी फर्स्ट साइड टेल हेड, ये फर्स्ट साइड बन गई, और ये क्या बन गया आपकी सेकंड साइड। मतलब ये जो दो वेक्टर है वो किसका काम कर रहे हैं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का काम कर रहे हैं। देन आपका जो इन दो वेक्टर को जब ऐड करोगे तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, इन दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्या होगा, आपका क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये क्लोजिंग साइड आपकी, पर मेरे को इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो इसकी ये जो क्लोजिंग साइड होगी, इसकी जो लेंथ आएगी वही क्या होगी, आपकी मैग्नीट्यूड होगी, और ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दो वेक्टर के विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया है उन दो वेक्टर के विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, आपका अपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब अगर इसका अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या होता है, दो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में तभी होंगे जब दोनों वेक्टर के टेल एक जगह पे आएंगे या फिर दोनों वेक्टर के हेड एक जगह पे आएंगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो ये क्लोजिंग साइड बन गई, ये क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल बन गई, तो इसको अगर मेरे को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह दिखाना है, बराबर, तो बी वेक्टर का यहाँ पे हेड है तो रिजल्टेंट का यहाँ पे क्या होगा, हेड होगा, और ए वेक्टर का यहाँ पे टेल है, और आर वेक्टर अगर ए वेक्टर के साथ अगर अपोजिट ऑर्डर में तो उसका टेल कहां पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर जिसका हेड इस तरफ आ रहा है और टेल कहां पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, ये कहां पे पढ़ा था हमने, ट्रायंगल लॉ में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकली दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाता था, देख लो, ये आपका हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये क्या हो गया जी आपका फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड वेक्टर, ये ए वेक्टर था, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर था, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था वो आपका ये वाला आता था, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ तो भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते थे। ये होता था आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि आपका जो वेक्टर एंगल होता था ए और बी के बीच में, जैसे अभी ये मान के चलिए ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, तो दोनों के टेल अगर एक जगह पे लेके आते हो तो इनके बीच में जो एंगल बनेगी, जैसे अभी ये दो वेक्टर को मैं यहाँ पे देखो, दोनों के टेल मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, तो इनके बीच में ये वाली एंगल बन रही है, इनके बीच में क्या बन रही है, ये एंगल बन रही है, इसी को हम क्या बोलते थे, वेक्टर एंगल बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, वेक्टर एंगल बोलते थे, ठीक है। तो और ये जो एंगल होती थी आपकी, वो कौन सी एंगल होती थी आपकी, ये होती थी, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है इसकी जो मैग्नीट्यूड आती है आर, वो कितनी होती थी आपकी, अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या होता था आपका ट्वाइस ए बी cos of theta where theta is the vector angle between a vector and b vector। इसके बाद हमने एनालिटिकली डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर भी निकाला था, तो ये होता था आपका डायरेक्शन। तो r वेक्टर का टेल यहाँ पे और a वेक्टर का टेल कहाँ पे, यहाँ पे, और एंड वेक्टर एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड r वेक्टर क्या होता था आपका, अल्फा होता था, ये अल्फा होता था जी। तो इसकी जो वैल्यू आती थी वो ये वाली आती थी, tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या होगा आपका a प्लस b cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आपका दो फार्मूला थे, ये था आपका मैग्नीट्यूड का रिलेशन और ये था आपका डायरेक्शन का, ये किसका था आपका डायरेक्शन का, ठीक है। इसके बाद हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट एंड जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसी तरह हम ट्रायंगल लॉ की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड भी। तो वहां पे हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि जो दो वेक्टर्स है जिनको आप ऐड कर रहे हो, जिनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उनको क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे अभी ये दो वेक्टर्स है, इन दोनों को ऐड करना है तो इनको क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पर जब भी
अभी ऑब्वियसली ये तो दूर दूर रखे हुए ना, तो इनको अगर एडजेसेंट साइड्स बनानी है पैरेललोग्राम की, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जब भी आप जोड़ोगे तो आपको ऐसे जोड़ना है कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, एक ही जगह पे आना चाहिए। दोनों का इनिशियल पॉइंट कहां पे आना चाहिए, एक ही जगह पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो आपका टेल होता है वही आपका इनिशियल पॉइंट होता है, और जो आपकी हेड होती है वही आपका क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है। तो ऑब्वियसली ये दो वेक्टर की इनिशियल पॉइंट अगर एक जगह पे लेके आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, बराबर। तो ऑब्वियसली इसको मैं शिफ्ट करूंगा, तो इसको मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो देखो ये यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया आपका एक पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स बन गई। अगर मैं यहां से ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये क्या बन गया, आपका पैरेललोग्राम बन गया ऐसे, ठीक है। तो देन आपका जो रिजल्टेंट होता है, आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आप एडिशन करते हो दो वेक्टर्स की, तो ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। ये क्या होगा, आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। और वो जो डायगोनल होगा वो किसका काम करेगा, रिजल्टेंट का काम करेगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा उसकी जो लेंथ आएगी वो आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मेरे को डायरेक्शन दिखानी है तो मेरे को एरो हेड दिखाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, कि ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, लॉन्गेस्ट डायगोनल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, लॉन्गेस्ट डायगोनल से। और ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा इसका जो टेल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के टेल जहां पे वहीं पे इसका टेल आएगा। मतलब लॉन्गेस्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायगोनल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके साथ ही इन दोनों वेक्टर के जहां पे इनिशियल पॉइंट है वहीं पे आएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों क्या हो गए, आपके को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये ऐसा कुछ तो भी था। आपका ये वाला ए वेक्टर था, ये आपका क्या था जी, ए वेक्टर, ठीक है। और आपका बी वेक्टर क्या होगा, तो ये जो बी वेक्टर जो मैंने यहाँ पे लगाया पैरेललोग्राम लॉ में कहां पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो ये होगा आपका बी वेक्टर। ये क्या होगा जी, आपका बी वेक्टर। तो आप देख सकते हो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और दोनों का इनिशियल पॉइंट भी एक ही जगह पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे कुछ तो भी बनेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है वो आपकी कौन सी है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कहां पे आएगा, तीनों का एक ही जगह पे आएगा इनिशियल पॉइंट। देख लो तीनों का एक ही जगह पे आया। तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली आपका हेड होगा। तो ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर होगा ये होगा आपका इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या होगा आपका बी वेक्टर। इसके भी जो फार्मूलाज आएंगे वो यही आएंगे, सेम फार्मूला। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना चाहता हूं, मतलब दो वेक्टर का मैं सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूं, ठीक है। तो वो सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। अभी जैसे मान के चलिए ये आर वेक्टर है, तो ये आपका क्या था, आपका एडिशन का रिजल्टेंट था। ये क्या था, आपका एडिशन का रिजल्ट था। यहाँ पे जो मैंने किया वो क्या किया, मैंने एडिशन किया। मैंने क्या किया, एडिशन किया। अभी मान के चलो मैं सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ और उसका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ। तो जब दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो दोनों की डायरेक्शन भी सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा सब्सट्रैक्शन का, जब दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करोगे तो उनके सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ही बोलेंगे। और उसके पास भी क्या होगी, आपकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि सब्सट्रैक्शन में जो आपका आर वेक्टर होगा, जो आपका आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, आपका ए वेक्टर माइनस क्या होगा, आपका बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर माइनस क्या होगा, आपका बी वेक्टर होगा। अभी एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो चीज ये मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक निगेटिव वेक्टर करके मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। अगर जैसे कि अभी यहाँ पे मान के चलो दो वेक्टर्स कौन से आपके, ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे भी मान के चलो कोई भी एक वेक्टर लेता हूं मैं, मान के चलिए ये आपका लेट से पी वेक्टर है। ये आपका क्या है, ये आपका पी वेक्टर, ये आपका क्या है जी, पी वेक्टर है। अभी इस पी वेक्टर को मान के चलो मैं क्या कर देता, 180 डिग्री से क्या कर देता, मैं रोटेट कर देता। 180 डिग्री से क्या कर देता, मैं रोटेट कर देता। जैसे कि आपकी पी वेक्टर है, ठीक है। इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड देखता हूं तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, आपकी ये वाली मैग्नीट्यूड होगी। इसकी लेंथ मेजर कर लो तो इसका मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन कहां पे आपकी, इस तरफ डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी इसको अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट करता हूं लेट से, ठीक है, ऐसे रोटेट करता हूं 180 डिग्री से, तो क्या होगा, क्या इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई है। हाँ, किसी भी वेक्टर की अगर मेरे को मैग्नीट्यूड दिखानी है तो मैग्नीट्यूड क्या होती है कि वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिससे आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ज्योमेट्रिकली, उसकी लेंथ मतलब क्या होगी, मैग्नीट्यूड। तो ये इसकी लेंथ है।
तो पहले जितनी लेंथ थी जब इधर था तो इधर इतनी जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ क्या है अब इधर है, ठीक है। लेकिन चेंज क्या हुआ, पहले जब ये इधर था तो इसकी डायरेक्शन कहां पे थी, उस तरफ थी। और जब इसको आपने 180 डिग्री से रोटेट किया तो डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स में ये आपका निगेटिव एक्स में, तो इस वेक्टर ये अगर आपका पी वेक्टर है तो ये जो पी वेक्टर है इसका अगर निगेटिव वेक्टर निकालना है इसको क्या कर लो 180 डिग्री से रोटेट कर लो, बराबर। तब जाके उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, गिवन वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। जैसे अगर ये पी वेक्टर है तो ये क्या हुआ आपका निगेटिव पी वेक्टर, ये क्या हो गया आपका निगेटिव पी वेक्टर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे निगेटिव पी वेक्टर। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड दिखता हो तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, पी है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है, पी है। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका अपोजिट, इसका अगर देखोगे तो इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये पीछे चला जाएगा, ऐसे ऐसे पीछे चला जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव पी वेक्टर, इसको हम क्या लेंगे नेगेटिव पी वेक्टर। अभी मेरे को सब्सट्रैक्शन करना है तो इस ये जो आपका सब्सट्रैक्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपका जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस, बराबर है, प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो एक्चुअली में ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन मतलब ही क्या है, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का एडिशन है। ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या आपका है, बी वेक्टर का क्या है आपका एडिशन है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये चीज निकालना चाहता हूं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा देख लो, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी हमने ये जो फार्मूला बनाई है किसके लिए बनाई हमने, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए। हमने ये जो फार्मूलाज बनाए किसके लिए बनाए हमने, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं। ए क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी आपका क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या आपका वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू बी एडेड। जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन वेक्टर के बीच में ये वाला थीटा क्या आपका एंगल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर का एंगल बी वेक्टर के साथ जो है वो आपका कितना है, थीटा है, बराबर है। और आपका जो आर वेक्टर है इसके एंगल ए वेक्टर के साथ कितने आपके अल्फा है, ये कितने आपके अल्फा है। तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। तो अभी थीटा क्या है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर मेरे को सब्सट्रैक्शन करना है तो आपको एक चीज पता है कि आर वेक्टर मतलब क्या होगा आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये सब्सट्रैक्शन है तो मैं यहाँ पे एस जोड़ देता हूं, ठीक है, आर एस, ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है। पर इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस बी है, अगर मैं बीच में प्लस डाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर। और प्लस माइनस क्या होगा आपका, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस ही तो आएगा ना, मतलब ये चीज और ये चीज आपकी क्या है सेम ही है, ये दोनों चीजें आपकी क्या है सेम ही है। पर यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जब हमने, अब जैसे देखो ये दो वेक्टर है आपके, जैसे देखो ये दो वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, देख लो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देख लो ये दो वेक्टर आपके, ये ए वेक्टर है, ये वाला आपका क्या है ए वेक्टर, और ये वाला आपका क्या है बी वेक्टर, ठीक है। तो जब इन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया था अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमने क्या मान के चला था कि इनको मान के चलो कि ये क्या है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, बराबर। तो ऑब्वियसली इनको दो साइड बनानी है पैरेललोग्राम की, तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे लेके आए थे, दोनों का इनिशियल पॉइंट कहां पे लेके आए थे, एक ही जगह पे। तो देख लो मैंने दोनों के इनिशियल पॉइंट ज्वाइन किए थे, तो ये बन गई थी आपकी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये बन गया आपकी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देख लो दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे, पर ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बी वेक्टर है। तो ये जो एंगल थी आपकी, ये कौन सी एंगल थी आपकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी पर मेरे को अभी क्या जोड़ना है, अभी मैं ऑलरेडी ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो जोड़ चुका हूं ना, मेरे को जोड़ना है ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली नेगेटिव ये आपका बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़ रहे हैं, ठीक है। पर मेरे को नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जोड़ना है, तो मैं क्या कर देता इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देता। तो 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये चला जाएगा आपका ऐसे, तो ऐसे कुछ तो भी होगा, देखो ये इधर था ऐसे, ये ऐसे था, ये कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। देखो समझने वाली बात, अगर मैं यहां पे दिखाता हूं तो आपका जो बी वेक्टर अगर ये है और इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट कर देता तो ये आपका ऐसे चला जाएगा। देख लो जी, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो आपका बी वेक्टर है इसको मैंने क्या किया 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, और जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, मतलब इस बी वेक्टर की जितनी लेंथ होगी उतनी क्या होगी आपकी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर की होगी, बराबर। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, अभी डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। अभी मेरे को जोड़ना किसको है, तो ऑब्वियसली मेरे को किसको जोड़ना है, तो देख लो ये आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर और किसको जोड़ना है मेरे को
बी वेक्टर को जोड़ना है, इस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो ऑब्वियसली देख लो ये ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर दोनों के देखो टेल एक ही जगह पे आ रहे हैं, दिख रहे क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर दोनों के टेल कहां पे आ रहे हैं? एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ से हमने जो पढ़ा है वो तो सही है कि हाँ जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो उनको क्या मान के चलो? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मान के चलो, और दोनों को ऐसे जोड़ना है कि दोनों का क्या आना चाहिए? टेल एक ही जगह पे आना चाहिए। दोनों का टेल कहां पे आना चाहिए? एक ही जगह पे। देखो ए वेक्टर का भी टेल यहीं पे और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का भी टेल एक ही जगह पे। फिर आपको क्या करना है? जिन दो वेक्टर को आप ज्वाइन कर रहे हो, जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो, उन दो वेक्टर के बीच में क्या चाहिए आपको? एंगल पता होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ए वेक्टर का टेल यहाँ पे है और बी वेक्टर का टेल है, और आपको एक चीज पता है कि वेक्टर एंगल मतलब क्या होता है? जिन दो वेक्टर के बीच में आप वेक्टर एंगल निकालना चाहते हो, पहले उन दो वेक्टर के टेल एक जगह पे लेके आओ, और टेल टेल के बीच में जो छोटी एंगल बनेगी वही क्या होगी? आपकी वेक्टर एंगल होगी। तो ऑब्वियसली दोनों का टेल एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगी दैट विल बी योर थीटा, नया थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा डैश। इसको क्या लिख देता हूँ कि मान के चलो ये नया एंगल है थीटा डैश, तो ये हुआ थीटा डैश इज वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड नेगेटिव बी वेक्टर। तो लिख सकता हूँ ए वेक्टर का एंगल किसके साथ? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के साथ जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? थीटा डैश आ रहा है। कितना आ रहा है? थीटा डैश। अगर मैं इस थीटा डैश की वैल्यू निकालता हूं तो आपको एक चीज पता है, ये लाइन कितनी की है? 180 डिग्री की है। ये लाइन कितनी है? 180 डिग्री की है। और ये अगर आपका एंगल यहां तक अगर आपका थीटा है, तो ये जो एंगल होगी नीचे से ये ठीक है, ये कितनी होगी आपकी? 180 माइनस थीटा होगी। कितनी होगी? 180 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो थीटा डैश है ये कितना होगा आपका? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस क्या होगा आपका? थीटा। अभी मेरे को रिजल्टेंट का फार्मूला पता है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट में क्या होगा आपका? आर डैश होगा, बराबर। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर ये ए वेक्टर और ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, अगर ये दो मिलके टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बना रहे, तो सबसे पहले क्या कर लो? यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लो ऐसे। तो देख लो जी, ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, देन आपका जो रिजल्टेंट होता है, जिन वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो उन दो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वो आपका क्या होता है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का क्या होता है? डायगोनल होता है। पर आपको वो जो डायगोनल होगी वो कहां से लेनी पड़ेगी? कॉमन इनिशियल पॉइंट से। जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो उन दो वेक्टर्स का क्या होगा? एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। तो इसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से क्या होनी चाहिए? आपकी क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। क्या पास होनी चाहिए? डायगोनल। तो ऑब्वियसली डायगोनल कौन सा आ रहा है? तो ये आ रहा है जी, देख लो ये वाला। तो ये जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल की जो लेंथ आएगी, वो आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो देख लो ये वाला आएगा, ये लेंथ आएगी डायगोनल की। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या देगा मेरे को? मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, या फिर सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और ये जो होगा डायगोनल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ चलते हैं, तो ये जो आपका रिजल्टेंट बनेगा ये भी क्या होगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, या फिर जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उनकी तरह ही क्या होगा? उसका भी इनिशियल पॉइंट उनके साथ ही आएगा। उसका भी इनिशियल पॉइंट क्या आएगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका इनिशियल पॉइंट? तो ये होगा आपका फाइनल पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका हेड। ये क्या हो जाएगा आपका? हेड। तो यहाँ पे लगेगा आपका एरो, और ये होगा आपका आर एस। ये क्या होगा आपका? आर एस, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यही आपको निकालना है आर एस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ते हो, जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं आर एस वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ही होता है आपका ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो इन दो वेक्टर्स को ही तो जोड़ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और नेगेटिव बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? जो बी का मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो सेम ही है ना, तो लेंथ तो चेंज हो ही नहीं रही है। और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम ही हुई। अपना फार्मूला क्या बोलता है? जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उस दो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है? अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा, बराबर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आर एस जो होगा इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालते हो तो वो आर एस होगी, तो ये हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ, देख लो जी,
ए का पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर, तो देख लो ये पहला वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ए है जी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी बी है तो इसकी भी क्या है बी है, इसकी बी है तो इसकी भी क्या है बी है, तो बी स्क्वायर, तो बिल्कुल सही, प्लस ट्वाइस ए की मैग्नीट्यूड ए, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितनी, ये वाली आपकी थीटा डैश, बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ऑफ थीटा डैश, यहाँ पे क्या लिखता है कॉस ऑफ थीटा डैश। इसको जब सॉल्व करते हो आगे तो आपको एक चीज आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बराबर है, तो कॉस ऑफ और थीटा डैश मतलब कितना है आपका, तो देख लो थीटा डैश हमने निकाल लिया है 180 माइनस थीटा, कितना है 180 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, तो आपको एक आइडेंटिटी मैथ्स में पढ़े होगे आप लोग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 से छोटा, तो ये आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, यहाँ पे लगेगा माइनस, और यहाँ पे 180 है तो cos क्या रहेगा cos ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा, तो ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है, वो वहां पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब आगे सॉल्व करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा आर एस, ये होगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी बात करते हैं डायरेक्शन, तो देख लो आपका जो डायरेक्शन होगा, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये जो आपका एंगल बनेगा ए वेक्टर के साथ, ये तो ये वाला बनेगा, तो लेट से ये वाला आपका क्या है अल्फा डैश है, ये वाला आपका क्या है अल्फा डैश है, मैं वो अल्फा डैश निकालता हूं, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा tan ऑफ अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो b sin थीटा, तो b sin ऑफ, पर उधर थीटा एंगल था क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे थे, यहाँ पे किसको जोड़ रहे हैं ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा डैश, तो यहाँ पे लिख देता हूं साइन ऑफ थीटा डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा डैश, वैल्यूज पुट कर लेते, तो देख लो b साइन ऑफ क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही है क्योंकि थीटा डैश की वैल्यू कितनी 180 माइनस थीटा, ठीक है। a प्लस b कितना होगा आपका कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो फिर से वही चीज, एक और चीज है, ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो वैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये भी आपका सेकंड क्वार्टर में जाएगा, 180 से छोटा मतलब सेकंड क्वार्टर, इस क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा, तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने, ये मैथ्स में पढ़े हम ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेता, तो क्या हो जाएगा जी आपका, तो ये बचेगा आपका p साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका a माइनस b कॉस ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan ऑफ अल्फा डैश, तो ये हो जाएगा आपका सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन। देख लो कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो, पार्ट समझाता हूं। अभी देखो कि अभी देख हम ये देखते हैं कि चलो मान के चलो कि जो दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो, जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो ना, उनके बीच में अगर एंगल चेंज करते हो तो क्या होता है, तो एक चीज देख सकते हो कि जो आपका आर वेक्टर है, ये देख रहे हो कि आपका आर वेक्टर है, ये जो आपका आर वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो ना कि जो आपका आर वेक्टर है उसकी लेंथ, जो आर वेक्टर आया उसकी लेंथ मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड, और उसकी लेंथ अगर चेंज होगी तो आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, बराबर। अभी ये अगर मान के चलो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बी वेक्टर है, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड मैं सेम रखता हूं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हो तो आपका आर वेक्टर मिलता है, अगर मैं ए वेक्टर और मैं बी वेक्टर इन दोनों की मैग्नीट्यूड फिक्स कर देता हूं, मतलब मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, जो कितना आपका थीटा, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस थीटा को अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बिकॉज कि ये जो आर वेक्टर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं ये थीटा चेंज करता हूं तो cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी, और cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो ये क्वांटिटी चेंज होगी, और ये क्वांटिटी चेंज होगी तो ये पूरी क्वांटिटी चेंज होगी, और ये पूरी क्वांटिटी मतलब ये आपका क्या है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आपका आर वेक्टर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज तो मैंने बताई थी, अगर आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, बराबर, जैसे अभी ये वाला पहला केस, ये आपका क्या है जी, ये ए वेक्टर है, ये वाला आपका क्या है ए वेक्टर है, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस इसके साथ किसको जोड़ रहा हूं मैं बी वेक्टर, तो देख लो ये प्लस कर देता हूं, ये आपका बी वेक्टर है, लेट्स से, तो इनिशियल एंगल कितना था, तो आप देख सकते हो
कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या थे, पैरेलल थे, एक दूसरे को क्या थे, पैरेलल थे। देख लो दोनों का जो एरो हेड है, ये जो आपका एरो हेड है वो सेम डायरेक्शन में, दोनों का एरो हेड क्या आपका सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या आपके एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या हुए, पैरेलल, बराबर। तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ आपका 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। दूसरा केस, ये एंगल मैं चेंज कर सकता हूं, और आपको पता है कि आपका जो वेक्टर एंगल होता है वो 0 से लेके कहां पे होगा, 180 डिग्री तक ही होगा, 0 से लेके कहां तक होगा, 180 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री हुआ ये आपका मिनिमम वेक्टर एंगल हुआ, तब आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गया, एक दूसरे को पैरेलल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अभी इसके बाद देखो, अगर मान के चलो ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है, बराबर है, और मैं ए वेक्टर को फिक्स रखता हूं, ठीक है, और बी वेक्टर को क्या करता हूं, मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं ऐसे ऐसे, तो देख लो एंगल चेंज हो जाएगा, देख लो ऐसे 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 लेके जाऊंगा तो देखो वेक्टर एंगल बढ़ते जाएगा आपका, देख लो ऐसे 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 ऐसे, और ये कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बी वेक्टर को मैं चेंज कर देता हूं डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल कितना होगा आपका, ये बी वेक्टर है, ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, हाँ ठीक है। तो इसको मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, एंगल चेंज कर रहा हूं। तो पहले आपका बी वेक्टर इस तरफ था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना था, एंगल कितना था आपका 0 डिग्री था, देख लो ऐसे आपका ये वाला एक वेक्टर था और आपका ये वेक्टर था, दोनों के क्या कर दो, टेल जोड़ दो, तो देख लो दोनों के टेल जोड़ते एंगल कितना बन रहा है 0, क्योंकि टेल टेल के बीच में एंगल क्या होता है आपका, वेक्टर एंगल होता है। अभी देखो, अभी इसको क्या किया मैंने, ये वाला इसको मैंने बढ़ाना चालू किया, देख लो धीरे धीरे एंगल बढ़ाता हूं, पहले इतना किया ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, ये वाला हुआ, देख लो पहले ऐसा था फिर ऐसा किया, तो एंगल देखो ये वाला हो गया दोनों के बीच में, फिर मैंने क्या किया और बढ़ा दिया ऐसे, तो देख लो ये वाला एंगल हो गया दोनों के बीच में, फिर मैंने क्या किया इसको और घुमा दिया ऐसे, तो देख लो ये एंगल बन गया दोनों के बीच में, फिर क्या किया मैंने इसको और घुमाया, तो ऐसे करके मैं यहां तक लेके आया, तो देख लो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया आपका 180 डिग्री, बराबर। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस बी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस बी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कितना हुआ एंगल 0 डिग्री से लेकर मैंने कहां तक बढ़ाया 180 डिग्री तक, कहां तक बढ़ाया मैंने 180 डिग्री। अभी हम देख लेते कि जब मैं एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ाता हूं, तब आपका जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसे अभी देखिए इनिशियली लेट्स से, अभी जैसे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है, जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो उन दो वेक्टर्स को क्या कर लो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान के चलो, और जब भी दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ना है, सेम ऑर्डर में जोड़ना है। मतलब पहला वेक्टर अगर ये टेल है तो दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, पहले वेक्टर का हेड जहां पे आ रहा है दूसरे वेक्टर का वहां पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो देख लो ये हुआ टेल हेड, देख लो जी, देख लो टेल हेड बिल्कुल सही है। तब आपका जो रिजल्टेंट होता है, तब आपका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, बराबर। अभी पहला वेक्टर ये वाला है और दूसरा वेक्टर है, तो पहले वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ये वाला है और दूसरे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये वाला है। तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो देख लो ये सेकंड वेक्टर है, उसका ये वाला फाइनल पॉइंट है, और ये वाला क्या आपका, ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। दोनों को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो जो आपको लेंथ मिलेगी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, तो जो आपको लाइन मिलेगी उसकी जो लेंथ आएगी वही क्या होगी आपकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, वही क्या होगी आपकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है कि ये वाला कैसे बता रहा हूं, ये चीज समझ में आ रही क्या, जस्ट मैं इसका अप्लाइड पार्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। हालांकि पहले भी मैंने बताया है, और हाँ आपकी अभी 1.5 मिनट में मीटिंग बंद हो रही है, आपको दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। मीटिंग बंद होगी, क्लास और चलेगी आपकी 10 मिनट, ठीक है। तो आपको दोबारा सेम लिंक पे जो ग्रुप पे भेजी उस पर क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करना है। पक्का समझ में आ रहा है सबको। चलो धनश्री ने हाँ बोला, शशांक ने हाँ बोला, तनुश्री ने भी हाँ बोला, ठीक है। बाकी लोग भी बोलो ना यार, बाकी लोग भी बोलते जाओ। हाँ चलो, वैष्णव को भी क्लियर है, सुयश को भी क्लियर है, चलो ग्रेट, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है ट्रायंगल लॉ को, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, तो इनको आपको कैसे जोड़ना है, सेम ऑर्डर में जोड़ना है, और मान के चलना है कि ये क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। देन आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जब ज्वाइन करोगे, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वही क्या होगा आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। जैसे ये फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट ये, दोनों को क्या कर लो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो, तो यही तो लेंथ मिलेगी ना, ये लेंथ,
ये क्या होगी आपकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, जो वेक्टर्स क्या होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाते जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा एंगल क्या होता है बढ़ाते जाता हूँ। तो आपको बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, मेरे को काउंटर क्लॉकवाइज क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे धीरे धीरे एंगल बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर क्या फर्क है, किसके ऊपर, रिजल्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो देखो पहले ये था तो आपका रिजल्टेंट ये था, ये पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ये दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अभी धीरे धीरे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, तो एंगल मैंने कैसे बढ़ा था, बी वेक्टर को मैंने क्या किया था ऐसे रोटेट करना चालू किया था, ऐसे 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 धीरे धीरे क्या हो रही ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बढ़ रही थी। देख लो ये 0 थी, बढ़ते 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 90 हुई, फिर क्या हुई बढ़ते 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 कितनी होगी 180 हो गई, सिंपल सी बात है। तो अभी धीरे धीरे मैं एंगल बढ़ाता हूं, तो देख लो पहले अभी थोड़ी सी बढ़ा दी तो आपका देखो ऐसे हो गया, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका ये वाला, देख लो ये आपका पहला वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट और ये आपका दूसरा वेक्टर है जिसका फाइनल पॉइंट, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये आपका आया बराबर। फिर और थोड़ा सा बढ़ा दिया अभी एंगल, तो अभी देखो रिजल्टेंट, देखो लेंथ आपकी देखो धीरे धीरे घटेगी, अभी देखो इतना ही आया इतना, अभी और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो देख लो इतना आया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और थोड़ा सा बढ़ा दिया देख लो ये इतना, ठीक है, और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया देखो इतना, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो देख लो इतना, ठीक है, और बढ़ा दिया ऐसे तो देखो कितना रिजल्टेंट का इतना। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे मैं एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री और 90 डिग्री से 180 डिग्री ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल चेंज कर रहा हूं, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि आपका जब थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू कहां पे 180 डिग्री, तो आपका जो रिजल्टेंट होता है, आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। आपका रिजल्टेंट कहां से डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है फ्रॉम आर मैक्सिमम टू आर मिनिमम, आर मैक्सिमम टू आर मिनिमम। अभी ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम क्या है, ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम क्या है, तो हमने देखा कि जब आपका एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डिग्री होता है तो आपका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है आपका मैक्सिमम आता है, तो इसको बोलेंगे आर मैक्सिमम। और हमने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी है कि जब दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे को पैरेलल होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है आपका अलजेब्रिक एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स जिनको आप ऐड कर रहे हो। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो और ये एक दूसरे को अगर पैरेलल है, ये एक दूसरे को अगर पैरेलल है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इसकी एडिशन, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड दोनों का डायरेक्ट क्या कर लो एडिशन कर लो, तो आपका आर मैक्स क्या होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ऑलरेडी मैंने एक क्लास पहले डिस्कस किया हुआ है, ये आपको बताइए। सिमिलरली जब आपका एंगल कितना होता मिनिमम कितना होता 180 डिग्री होता है, तो अब आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है आपका आर मिनिमम होता है। और ऑलरेडी ये भी हमने निकाला है कि जब दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं या फिर उनके बीच में एंगल कितनी होती है 180 डिग्री होती है, तब उन दो वेक्टर का जो एडिशन का रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। और ये जब भी सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप क्या करोगे बड़े वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो ए वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है छोटा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका ए माइनस बी होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम और ये क्या होगा आपका मिनिमम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और इसको क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट और आपका स्मॉलेस्ट होगा। और बाकी जो एंगल होगा आपका फॉर थीटा, थीटा बिटवीन 0 टू 180 डिग्री, थीटा बिटवीन 0 टू 1 डिग्री, तो उसके लिए जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा होगा ये आपका क्या होगा 0 से लेके 180 होगा, तो इसके लो आप यहाँ पे पुट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये तीन केसेस मिलते हैं, एक आपका ये वाला केस आर मैक्स आर मिनिमम और एक क्या होगा आपका ये वाला केस, इसको बोलते हैं जनरल थीटा। थीटा की कोई भी वैल्यू हो 0 से लेके 180 डिग्री तब आपको ये फार्मूला लगानी है, और जब आपका एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तब आपको डायरेक्ट ये वाली फार्मूला लगानी है। देखो समझ में आ रहा है क्या, बोलो जी समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, पक्का।
ज्योमेट्रिकली चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली। मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे भाई, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन दूं क्या आपको, क्वेश्चन दे दूं, चलो आप करो फटाक से। देख लो, आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्वेश्चन करते दो चार, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, ये आपकी क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। ये आपकी एक ब्लॉक है और इसके ऊपर मान के चलो दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए एक फोर्स आपका लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स आपका ये वाला है, ठीक है। लेट से ये F1 है, F1 फोर्स है जो कितना मैग्नीट्यूड का है, लेट से मान के चलो 10 न्यूटन का है, कितना है, 10 न्यूटन का है। और आपका एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, आपका एक फोर्स कहां पे लग रहा है, इस तरफ। ये आपका है F2 फोर्स है और ये आपका है 5 न्यूटन का, कितना है, 5 न्यूटन का। आपको ये एंगल दी हुई है, ये एंगल आपको दी हुई है लेट से 30 डिग्री, कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। तो आपको पूछा फाइंड, आपको पूछा फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। अगर एक ब्लॉक के ऊपर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या जी मेरी, किसी को मिला क्या रे पहले का आंसर, तुरंत फट से बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आपको क्या पूछा है, अभी पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिनका आया वो चेक कर लो, ठीक है। देख लो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक आपका क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और आपको क्या पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पूछेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है। मतलब जब आप इन दो फोर्सेस को ऐड करते हो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या करना है, वेक्टर जोड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा या पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा, आपके पास फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। और जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अगर आपको पूछा कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंड इट्स डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी दो वेक्टर है तो पहले का मैग्नीट्यूड कितना है, F1, ठीक है, जो कितना आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, बराबर है। दूसरा फोर्स कितना आपका F2, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ है। तो सिंपल क्या करना है कि ये अगर पहला वेक्टर है इसको मानना है A, और ये जो दूसरा है इसको क्या मानना है, B, इसको क्या मानना है, B। मतलब ये वो आपका A, ये क्या हुआ आपका A और ये क्या हुआ आपका B। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा आपका FR, ये क्या होगा आपका FR, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, डिनोट करते हो। ये होगा आपका R, जो आपको क्या करना है, पता करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों का क्या, दोनों के बीच में क्या पता होना चाहिए, एंगल, और दोनों के मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो पता ही है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली एंगल निकालते हो क्या करोगे, तो देख लो, एक आपका ये वाला फोर्स है और एक आपका ये वाला फोर्स है, तो दोनों के क्या कर दो, टेल जोड़ दो, दोनों के क्या कर दो, टेल जोड़ दो। तो देख लो मैंने टेल जोड़ दिया, तो यहाँ पे दोनों के टेल है, यहाँ पे क्या है, दोनों के टेल। तो इन दोनों के टेल के बीच में जो छोटी एंगल होगी, अब ये वाली एंगल एक बन रही है और एक आपकी ये वाली एंगल बन रही है, तो छोटी तो ये है ना, तो ये एंगल ही क्या होगी आपकी, वेक्टर एंगल। तो ये अगर 30 है तो ये एंगल कितनी होगी आपकी, 180 माइनस 30, मतलब कितना, 150। सिंपल सी बात है। तो आपका कितना होगा ये वाला, आपका जो थीटा होगा, आपका जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 180 माइनस 30, मतलब कितना जी, 150 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री। तो ऑब्वियसली आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो देख लो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देख लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। तो कर लेते सॉल्व, बोलो A की मैग्नीट्यूड, तो देख लो A की मैग्नीट्यूड कितनी है, देख लो वहां से 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर, B की मैग्नीट्यूड 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A की मैग्नीट्यूड 10, B की मैग्नीट्यूड 5, आगे क्या आ जाएगा जी आपका कॉस ऑफ, बोलो कितना 150, और 150 मतलब क्या होगा 180 माइनस 30, यहाँ पे लिख देता हूँ 180 माइनस 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100, बराबर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 10 जा 20, 25 जा, तो देख लो आप कर सकते हो उसको, 25 जा कितना होगा 100, यहाँ पे 100। और कॉस ऑफ देख लो, आपके पास जनरल फार्मूला पता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस, इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा कॉस ऑफ
180 माइनस 30 डिग्री, ये मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 30 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये ऑलरेडी मैथ्स की क्लास में हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली माइनस कॉस 30 आएगा, और माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होगी आपकी √3/2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस √3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 125 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 ने 100 को मारा कितना 50, तो कितना आ जाएगा आपका 50√3। इसको यही पे सॉल्व, यही पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। देख लो तनुश्री, देख लो कुछ गलत क्या है, cos 30 की वैल्यू थोड़ा सा चेक करो यार, अजीब धजीब आंसर निकाल के रखे आप लोगों ने। रूट में रूट आएगा, थोड़ा सा चेक करो, अपने आंसर चेक करो। बात अच्छी बात है कि बहुत लोगों ने निकाला आंसर, ठीक है। श्रेयो चेक करो जरा सा, अभी मेरे को कैलकुलेशन पढ़ानी पड़ेगी क्या, गुड 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 गुड। अरे ये समझ में आया क्या, आपने कहीं पे यहां पे गलत किया होगा वैल्यू। अच्छा वेक्टर एंगल कैसे आया एक बार बताओ। ओके ओके, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, ठीक है। अभी देखो पहला वेक्टर कौन सा है, किसी को भी पहला वेक्टर मान लो, ठीक है। तो ये आपका पहला वेक्टर है ना, तो देख लो ये पहला वेक्टर है, तो ये इसका हेड है और ये वाला इसका क्या है, टेल है। और हमने कंसेप्ट में क्या पढ़ा है, जब भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है तो या तो दोनों के टेल एक जगह पे लेके आओ या फिर दोनों के हेड एक जगह पे लेके आओ। तो जो टेल टेल होगा, जब टेल एक जगह पे लेके आओगे तो टेल टेल के बीच में जो छोटी एंगल बनेगी, या फिर जब दो वेक्टर के हेड एक जगह पे लेके आओगे तो उन हेड हेड के बीच में जो छोटी एंगल बनेगी दैट विल बी योर वेक्टर एंगल। तो देख लो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, सॉरी ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका एक वेक्टर है, देख लो, ठीक है। तो देख लो इसका टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे, और इस वेक्टर की अगर बात करते हो तो इसका टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे, तो दोनों के क्या कर दो टेल एक जगह पे लेके आओ। तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या तो इसकी करनी पड़ेगी या फिर इसकी, तो बेटर इसकी कर लेता। तो देख लो आगे दोनों एक जगह पे, बराबर। तो देख लो ये एंगल आपको 30 डिग्री दी हुई है, पर आपको निकालनी कौन सी है, टेल टेल के बीच में। तो ये वाली एक एंगल आ रही है और आपकी ये वाली एक आ रही है। जो 180 से बड़ी आएगी उसको नहीं लेना है, जो 180 से छोटी आएगी उसी को वेक्टर एंगल मानना है। 180 से छोटी कौन सी है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली है। तो देख लो ऐसा है, तो ये आपकी एंगल क्या होगी, वही वेक्टर एंगल होगी। तो आपको ये एंगल दी हुई है कितनी 180, और ये एंगल कितनी 30 निकाल दो, तो ये कितना बचेगा आपको 180 माइनस 30। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अरे आयो कि नहीं आयो, सब सन्नाटे में चले गए, कैलकुलेशन नहीं आ रहा इनको। देखो अरे जेई और नीट पढ़ने वाले हो, इसलिए मैंने बोला था कि मैथ्स के लेक्चर अच्छे से करो। अभी कुछ लोग नहीं कर रहे मैथ्स के लेक्चर, अभी उनको दिक्कत तो आएगी जब आपको फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है तो आपका काम है करना। तो देख लो ये यूज हो रहा है, पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का। हाँ बहुत लोग क्या करते पता है कि इधर ऐसा करते होंगे, ये 120 माइनस 50 कितना होता है, ये होता है आपका 75 और इधर आ जाएगा √3। ये गलत है रे बाबा, ऐसे नहीं होगा, बहुत लोगों ने किया होगा, राइट, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल आंसर होगी, क्या होगी आपकी फाइनल आंसर, इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, at what angle should two forces of magnitudes ठीक है √2f and 2f acts so that the resultant force is √10f, बराबर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके दो फोर्सेस है, बराबर। पहला फोर्स आपका ये वाला है, ठीक है, और दूसरा फोर्स आपका ये है, और ये आपका क्या है रिजल्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और रिजल्टेंट मतलब एडिशन का, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो देख लो आपका ए क्या होगा, फिर ए होगा आपका √2f, ए होगा आपका √2f, ठीक है। बी कितना होगा, तो देख लो बी होगा आपका 2f, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है कितना, तो रिजल्टेंट मतलब क्या होगा आपका रिजल्टेंट कितना √10f। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल शुड टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड √2f एंड 2f एक्ट, मतलब कोई भी एक बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्सेस कितने एंगल पे लगने चाहिए कि उन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आना चाहिए √10f होना चाहिए। मतलब आपको क्या पूछा है, जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके बीच में एंगल पूछा है ना, तो आपको थीटा पूछा है, आपको क्या पूछा है
थीटा पूछा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी आपको थीटा निकालना है, फार्मूला कौन सी लगाओगे तो लगा लो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल सही है जी। तो देख लो ए की मैग्नीट्यूड आर, बोलो आर कितना है √10 है, देख लो √10 एफ, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना है √2 एफ का होल स्क्वायर, तो कितना 2f स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और f का स्क्वायर f स्क्वायर, b स्क्वायर 2f स्क्वायर, तो कितना 4f स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, तो a कितना आपका √2f, तो यहाँ पे लिख देता √2f बराबर है, इंटू b कितना है आपका, तो देख लो b आपका कितना है 2f, तो यहाँ पे लिख देता 2f इंटू क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा, इंटू क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो अभी देखो ये चीज आ गई। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लो स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये रूट में आ रहा है और ये भी रूट में आ रहा है, तो स्क्वायर में करोगे तो ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, तो 4 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू f स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा, और इधर को भी इधर भी स्क्वायर कर लो, √10 का स्क्वायर 10, f का स्क्वायर f स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझ में आया क्या, देख लो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल डरना नहीं है। यहां पे आपको जस्ट कैलकुलेशन चेक हो गया आपके। हाँ राइट, तनुश्री ने आंसर भेजा, शशांक ने आंसर भेजा, गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छे। वंश ने भेजा, तीनों का आंसर सही है। योर आंसर इज 45 डिग्री, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा आपका 10f स्क्वायर, और इधर कितना है 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, तो 6f स्क्वायर बचेगा। तो देख लो ये ऐसा कुछ, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, देख लो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, तो देख लो क्या हो जाएगा आपका, इधर 10f स्क्वायर है, ठीक है, उधर कितना बचेगा 6f स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 √2f स्क्वायर बराबर है, इंटू क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको इधर लेके आओ, तो इसको इधर लेके जाओगे तो 10f स्क्वायर और 6f स्क्वायर, तो कितना बचेगा आपका 4f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 √2f स्क्वायर cos ऑफ थीटा बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f स्क्वायर कटेगा, 4 कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना √2 इंटू cos थीटा। यहां से अगर देखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/√2 बराबर है, और कौन सी थीटा की वैल्यू होती है 1/√2 45 डिग्री। तो देख लो आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आया क्या, हां या ना में जवाब दो।